वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और मैट्रिक्स में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत बेसिक तुम लोगों को पता है, बट स्टिल हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है। ठीक है, मतलब उसको कैलकुलेट करके हम फाइंड करते हैं, वो एक नंबर आता है। एंड इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। कोई ए मैट्रिक्स है, वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ओनली हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? उसका डिटर्मिनेंट। ओके, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2, 3/3, 4/4, 5/5। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम लोग ऐसे यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन बना के ऐसे इसको लिख देते हैं ना। इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं बोलते, मॉड ऑफ ए अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, है ना। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है 2/2 की, 2, 3, 4, 5, है ना। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने का मेरे पास जो तरीका है वो क्या क्या है? हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इतना लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका जो रिप्रेजेंट होगा दो वर्टिकल लाइन होगी, 2, 3, 4, 5। अभी जो पहला पॉइंट है ना, कि भाई डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर का क्या मतलब है? इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा क्लियरली। तो हम क्या करेंगे? 2 × 5 माइनस 3 × 4, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? 10 - 12 इज इक्वल टू -2। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट एक रियल डिटर्मिनेंट एक नंबर है। इट कैन बी रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। तो अभी हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कोफैक्टर एंड को माइनर्स। तो माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ अ एलिमेंट ए आई जे इज एक्सप्रेस्ड एज एम आई जे। देखो, एक 3/3 की हम लोग क्या ले लेते हैं? एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है 3/3 की, इसमें कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3, -1, -2, 3। इसी तरीके से 1, -1 और ये 1, यहाँ पे हम लोग कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। क्लियर। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो सभी एलिमेंट्स का एक माइनर होता है, और वो माइनर निकालने का जो तरीका है वो क्या है? देखो, एम आई जे इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ith रोथ एंड jth कॉलम। जैसे कि मान लो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है M12 निकालना है हमें। M12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पे 2। तो हमें इसका क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जो हॉरिजेंटल लाइन है वो वाली, और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस एलिमेंट्स को छोड़ देने के बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे, है ना। तो उसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो क्या आएगा? -1, 3, 1, 2। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो इससे हम लोगों को माइनर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कितना होगा? -2 - 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5। तो ये माइनर हो गया। तो माइनर बहुत ही ईजी है। जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हें बोला कि m, जैसे जो हमारे ऊपर जो मैट्रिक्स हैं उसके अंदर 1, 2, 3, -1, -2, -3 है, तो किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। माइनर निकालने के लिए हमें उस पोजीशन से जाने वाली वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन को हाइड करना है, बाकी जो बचे एलिमेंट लिख देने हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस -1 की पावर i + j आ जाता है। मतलब क्या रिलेशन है? Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? MI j। जैसे कि मानो सपोज करो मुझे कोफैक्टर निकालना है 1, 2 पोजीशन का, तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर, ये i क्या है यहाँ पे? 1, मतलब फर्स्ट रो, एंड j क्या है? सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 2, और यहाँ पे लिख देंगे हम M12। तो जो हमारा C12 है वो आएगा -1 की पावर 3, मतलब माइनस, और ये हो जाएगा M12। इसी तरीके से मान लो हम लोग निकालना चाहते हैं C22, तो वो हमें क्या मिल जाएगा? -1 की पावर 2 + 2, वो कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे M22। तो देखो यहाँ पे C22 क्लियरली किसके बराबर आ जाएगा? M22 के बराबर। यहाँ पे कुछ भी प्लस और माइनस का प्रॉब्लम नहीं है। i + j की पावर, मतलब -1 की पावर हमें क्या करना है? i + j करना है। तो
फैक्टर बिल्कुल माइनर जैसा है, बस हम लोगों को यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। और कैसे पता लगेगा प्लस आएगा या माइनस आएगा? -1 की पावर i प्लस जे कर देना है, उससे हम लोग क्लियरली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने किया, हमने m12 की वैल्यू निकालनी है ना, अब हम लोगों को c12 निकालना है। तो c12 हम लोगों को अभी अभी हम लोगों ने देखा माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू -5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 5 है ना। आई थिंक इसकी प्रैक्टिस तुम लोगों ने की होगी और डीपीपीज में भी तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोफैक्टर होता है माइनर के साथ -1 की पावर i प्लस j कर दो। तो अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द सम ऑफ, किसका सम? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, या तो किसी रो के एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट विद दियर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? मैट्रिक्स, और यहाँ पे ये इसका क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है ना, मतलब हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन बना के मैंने तुम्हें बताया। अब देखो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन बोल रही है कि जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की, उसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और तुम्हें पता है किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ। सम ऑफ मतलब देखो ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है a11 a12 a13, ये किसके हैं? रो के एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट है a11, इनका किसके साथ है? करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। मतलब a11 का मल्टीप्लाई किसके साथ? c11 के साथ। a12 का मल्टीप्लाई c12 के साथ। इसी तरीके से a13 का मल्टीप्लाई किसके साथ है? c13 के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है डिटर्मिनेंट की। हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज करो a कोई डिटर्मिनेंट है इस तरीके से 1 -1 3 4 2 3 1 2 3 है ना। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले एलिमेंट क्या क्या आएंगे? 1 -1 और 3। ये तो मैंने किसके एलिमेंट ले लिए? फर्स्ट रो के। अब हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेने हैं। तो मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1 के कोफैक्टर के साथ। तो 1 का कोफैक्टर तुम्हें निकालने के लिए पता है ना? क्या करेंगे हम लोग 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए? 1 से जाने वाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हम मिस कर देते हैं। तो अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 2 3 और 2 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 -6 है ना। इसी तरीके से ये -1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 के कोफैक्टर के साथ। तो -1 का अगर मैं कोफैक्टर लिखना चाहता हूँ तो वही मुझे -1 से जाने वाली लाइन, ये वाली जो है, ये वाली लाइन को मिस करना पड़ेगा और ये वाली लाइन को। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4 3 1 3। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12 -3। कितना मिलेगा? 12 -3। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे बीच में क्या रहेगा? प्लस, क्योंकि सबका एडिशन हमें करना है। ये यहाँ पे है तो एडिशन, पर ये -1 जो है वो क्या था? एलिमेंट हम लोगों ने लिया है इसलिए। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ये 12 -3 जो हम लोगों ने लिया है उसके साथ हमें -1 की पावर i प्लस जे भी करना है। तो अगर हम -1 की पावर i प्लस जे करेंगे तो ये वाला जो पोजीशन है वो कौन सी है? a12 है ना। a12 मतलब -1 की पावर 3। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्या आएगा? -1 भी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? -1, तो वो उसको प्लस बना देगा। इसी तरीके से 3 के साथ हम लोग लिखेंगे अब यहाँ का कोफैक्टर। तो हमें क्या मिलेगा? 3 से जाने वाली रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर देंगे। तो 8 -2 8 -2। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या हो जाएगा? ये 6 -6, ये तो मिल जाएगा 0, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। तो +1 × 12 - 3, इसका मतलब वो हो जाएगा 9, प्लस अब देखो 8 -2 6 × 3, तो ये कितना हो जाएगा? 80। तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की 27। कितनी वैल्यू मिलेगी हम लोगों को डिटर्मिनेंट की?
अब देखो एक और बात हम लोग यहाँ पे समझना चाहते हैं, वो क्या बात है कि ये हम लोगों ने यहाँ पे अभी कॉ फैक्टर यूज़ किया है। कॉ फैक्टर यूज़ किया है मतलब हम लोगों ने कैलकुलेशन जो है कुछ इस तरीके से करी है। कैसे? हम लोगों ने किसको मल्टीप्लाई करा है? A11 को C11 के साथ मल्टीप्लाई करा है। किसके साथ मल्टीप्लाई करा है? C11 के साथ। इसी तरीके से हमने A12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करा है? C12 के साथ। इसी तरीके से हमने A13 को मल्टीप्लाई करा है C13 के साथ। तो हमें वैल्यू मिल गई किसकी? डिटर्मिनेंट की, है ना। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिख रहे हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ जो है बातें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो मुझे माइनर का यूज़ करना है, मुझे कॉ फैक्टर का यूज़ नहीं करना, मुझे किसका यूज़ करना है? माइनर का यूज़ करना है। तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ माइनर। जैसे कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, A11 के साथ M11 ले लेता हूँ। अब देखो M11 जो है ना, वो बिल्कुल किसके बराबर होगा? C11 के। क्यों? क्योंकि -1 की पावर सोचो तुम कितना होगा? 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तुमसे C12 की, तो C12 जो है वो कितना आएगा? -1 की पावर 3M12, तो वो हो जाएगा -M12। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -A12M12। इसी तरीके से अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूँ नेक्स्ट M13, तो M13 और C13 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारे पास? A13M13। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। इसी को अगर हम कॉ फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा आएगा? A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। समझ रहे हो तुम? यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे हो? अब देखो एक बात है जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो 3/3 के डिटर्मिनेंट में हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं साइन का, इसलिए हम लोगों को फिर वहाँ पे कॉ फैक्टर माइनर देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट में, तो उसमें साइन किस तरीके से रहेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। इसी तरीके से हम प्लस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मान लो मैंने फर्स्ट रो से एक्सपांड किया है, तो मुझे साइन किस तरीके से लेने होंगे? प्लस माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये 1 पोजीशन है, -1 की पावर 2, मतलब प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पोजीशन है A12, मतलब -1 की पावर 3, इसका मतलब -1 मिलेगा। इसी तरीके से तुम ये समझ सकते हो -1 की पावर 3 की वजह से ये माइनस दे रहा है। तो जिस तरीके जैसा हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ रो, वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अ कॉलम ऑल्सो। क्लियर? तो देखो यहाँ पे कुछ बात है जो मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि एक हम लोग ले लेते हैं वापस से, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्लियर? तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। 1 1 1 2 1 -1, है ना। छोटे नंबर ले रहे हैं हम लोग, 2 3, और इधर ले लेते हैं हम लोग अगेन 2। क्लियर? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे कि मान लो ये है ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो अगर मान लो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ये मैंने फर्स्ट रो से एक्सपांड किया है। अगर मैं इसको सेकंड रो से एक्सपांड करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा? A121। इसी तरीके से किया हो जाएगा, ये 21 भी हो जाएगा, प्लस A22 C22। इसी तरीके से लास्ट जो एलिमेंट वो क्या रहेगा? A23 C23। क्लियर? अब देखो यहाँ पे है ना, जो मैंने एलिमेंट लिया है वो करस्पॉन्डिंग लिया है। A21 है तो C21 है, A22 है तो C भी क्या है? 22 है। अब देखो है ना, हम लोग कुछ अलग करते हैं। जैसे कि मान लो हम रो के तो एलिमेंट ले लेते हैं, और कॉलम के जो है वो क्या ले लेते हैं, सॉरी किसी और रो के हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉ फैक्टर ले लेते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने A11 के साथ ले लिया C21। इसी तरीके से मैंने क्या किया, A12 के साथ मैं ले लेता हूँ C22 प्लस A13 के साथ मैं लेना चाहता हूँ C23। तो देखो जो कॉ फैक्टर है ना, एलिमेंट तो कहाँ के हैं? एलिमेंट कहाँ से हैं? R1 से, फर्स्ट रो से। और जो कॉ फैक्टर हैं वो कहाँ से मैं ले रहा हूँ? R2 से ले रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा वो मैं जानना चाहता हूँ। तो देखो A11 की वैल्यू कितनी है? 1।
A12 की वैल्यू भी 1 है, इसी तरीके से A13 की वैल्यू भी कितनी है 1। अब हम C21 निकालते हैं। तो C21 निकालने के लिए तुम्हें पता है ये 2 जो है वहाँ से जाने वाली रो और वहाँ से जाने वाला कॉलम हम हाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 - 3। मतलब हमें मिलेगा यहाँ पे 2 - 3, बीच में लगा देते हैं हम प्लस। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, C22 को कैलकुलेट करते हैं। तो C22 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से जाने वाली रो और कॉलम को हम लोग हाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 2 - 2, है ना, 2 - 2 मिलेगा। अब देखो ये जो 1 है लास्ट वाला, तो वहाँ से जाने वाला ये रो और ये कॉलम को हम लोग हाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पे 6 - 2 क्या हो जाएगा, ये 6 - 2। क्लियर। तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल सही तो लिखा है ना, 1 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है, ओहो सॉरी, ये हम लोगों ने जो 6 - 2 कर दिया है, ये किसका हम लोगों ने एलिमेंट निकाल लिया है, ये कोफैक्टर हमने निकाल लिया C13, जबकि हमें निकालना था C23, है ना। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, C23, ये इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है ना। तो यहाँ से जाने वाली रो और यहाँ से जाने वाले कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो इससे हमें मिलेगा 2 - 1, है ना। क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा तुम्हारा, वापस से देख लेते हैं हम लोग, -1 से जाने वाली रो और कॉलम को अगर हम लोग हाइड करते हैं तो हमें मिलेगा एलिमेंट यहाँ से, ये देखो ये वाला हम लोगों ने हाइड कर दिया और इस तरीके से यहाँ से भी हम लोग हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या जो एलिमेंट रिमेनिंग है यहाँ पे 3 - 2 है, ठीक है। तो हम लोग उसको लिख देते हैं 3 - 2। अब देखो यहाँ पे ये कितना है, -1 + 0 + 1, तो आंसर कितना आ रहा है, 0, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने किसी रो के तो एलिमेंट ले लिए और किसी और रो का हम लोगों ने क्या ले लिया, कोफैक्टर, तो हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा, हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 0। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है, क्योंकि ये डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अगर हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लेते, हम कुछ और कोफैक्टर ले लेते हैं, तो उससे हम लोगों को जो वैल्यू है वो कितनी मिलती है, 0। तो जो रिजल्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे मिलेगा, मैं सेकेंड रो की हेल्प से लिख रहा हूँ इस बार, है ना। तो A21, तो मुझे क्या लेना है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग C21। अगर मैं ले रहा हूँ A22, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या लूँगा, 22 प्लस A13 अगर मैंने लिया है तो C13 मुझे लेना है। तो इससे तो मुझे मिल जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, जैसे मान लो सेकंड रो के तो एलिमेंट है और फर्स्ट रो के हमने कोफैक्टर ले लिए 1 1, इसी तरीके से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है A22 और कोफैक्टर ले रहे हैं हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट का, ठीक है। तो वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, C12 प्लस A23 के साथ मैं लेना चाहता हूँ C13, तो डेफिनेटली ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ही कोफैक्टर लेता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की। अगर मैंने रो चेंज कर दिया या कॉलम अगर मैंने चेंज कर दिया तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। अब देखो ये एक शॉर्टकट मेथड तुम लोग बोल सकते हो, इससे अगर तुम्हें इजी लगता है तो ये मेथड भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। तो देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं सारस डायग्राम मेथड। ये क्या है, जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है ए इस तरीके से, ठीक है। तो इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट मैं कैसे लिखूँगा इसका, A11 A12 A13, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा A21 A22 A23 और फिर आगे A31 A32 A33। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा करना है, जो पहले के जो 2 कॉलम है ना उसको दोबारा लिख देना है। दोबारा लिख देना है मतलब ऐसा कैसे ही इसके बाहर लिखना है, मतलब ऐसे A11 A21 A31। सेकंड कॉलम लिखना चाहते हैं तो 1 2 2 2 3 2, है ना। अब यही जो डायग्राम है ऐसा कैसे तुम यहाँ पे ना इसको ध्यान से देखो, ये वही बना हुआ है जो ऊपर बनाया हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है। मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है देखो तुम लोगों को, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो एलिमेंट है ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है ना। देखो हो रहा है
A11 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A22 से, इसी तरीके से A33, है ना। ये देखो यहाँ पे ऐसा का ऐसा एलिमेंट लिखवा है, प्लस क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट लेना है और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये एलिमेंट तुम आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ये एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे, ये इतना प्लस कर लिया, तो यहाँ तक हम लोगों को आंसर मिल गया। अब माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से, तो ये माइनस हम लोगों ने लिखा और हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, किस तरीके से, ये माइनस सभी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, इसी तरीके से ये सब मल्टीप्लाई, है ना। तो अगर मान लो तुम लोगों को यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत है, अगर तुम ये डायग्राम देखोगे तो इससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, है ना, उससे तो बहुत ही इजीली तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सारस मेथड का यूज़ करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है ना। तो देखो एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एलिमेंट ले लेते हैं 1 -1 3 2 1 1 और 4 -1 -2, है ना। ये हमने एलिमेंट ले ली। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले जो दो कॉलम है उसको दोबारा हम लोगों को बाहर की तरफ लिख देना है। तो अगर मैं एलिमेंट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 4, इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, -1 1 और -1 लिख दिया मैंने। अब देखो मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन। मैं एरो बना देता हूँ, फिर हम एलिमेंट ले लेंगे, ये सब मल्टीप्लाई होंगे, प्लस ये सब मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई होगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हम पहले लिख देते हैं और माइनस करके फिर ऊपर वाले जो एलिमेंट बचेंगे उनको भी हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 1 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2, प्लस अब हमें क्या करना है, -1 1 और 4, तो ये सब मिलके जो है मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -4। क्लियर। अगर अब नेक्स्ट एरो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है ये वाला, तो 3 इंटू 2 6 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा, -6। ठीक है। अब बीच में हमें क्या लगाना है, देखो यहाँ पे देखना है तुम्हें, माइनस, है ना। अब इधर जो एलिमेंट लिखने हैं उन सबको हम लोग जो है पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट है ना। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो ये जगह से स्टार्ट करना है हम लोगों को, थर्ड वाले से। तो थर्ड वाले से मतलब यहाँ पे जो ये 3 है, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो मल्टीप्लाई विल बी लाइक दिस, 3 1 4, इसी तरीके से ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ये सब हम लोगों को क्या कर देना है, माइनस करना है ना। तो 1 बाय 1 तुम लोग मन में एज्यूम करते रहो कि फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गया होगा 3 1 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से 1 1 -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब मिलके कितना हो जाएगा, -1। इसी तरीके से -2 2 और -1, दो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +4। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो ये कितना है, -2 -4, ये हो गया -6 और -6 मिलके -12। माइनस तो है ही सही, अब अंदर कितना आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो 12 + 4 16 -1, तो ये हो जाएगा 15। क्लियर। तो अब इससे हम लोगों को पता -12 -15, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -27। तो ये हम लोगों की डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अगर हम लोग रो और कॉलम वाले मेथड से करेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा है, तब भी हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, सेम। क्लियर।